Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, give reasons for the following. So, first one is transition elements act as catalysts. Second is it is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for copper. Cr2O7 2 minus is a strong oxidizing agent in acidic medium, whereas WO3 and MOO3 are not. Transition metals exhibit higher enthalpies of atomization. And E, why do transition metals have the ability to form complexes? So यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हमसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पूछा हुआ है, तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट इज transition elements. So the first one is transition elements act as catalyst. So yes, transition elements act as a catalyst because transition elements are of D block, ठीक है, and they have large size and larger surface area. So basically catalyst का काम क्या होता है? Catalyst का काम होता है adsorption कराना. So क्या होता है? Adsorption होता है. तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं दे आर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव लार्ज साइज एंड दे हैव larger surface area. So due to their larger surface area and also they have ability to show variable oxidation states. So they have ability to show वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. तो इस वेरिएबल वैलेंसी के वजह से, ठीक है, एंड इनकी लार्जर सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से ये एज अ कैटलिस्ट दे आर यूज्ड. क्योंकि जो एड्सॉर्बेट होता है वो जो एड्सॉर्बेट आएगा वो +1 +3, ठीक है, कोई भी वेरिएबल वैलेंसीज में, तो ये उसको सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे. हेंस transition elements act as catalyst. So now the second one is it is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for copper. तो हम पूछ रहा है कि कॉपर में 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पॉसिबल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाई? सो द सेकेंड वन इज, तो कॉपर में अगर हम देखें तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है हमारा एर्गॉन एंड 4s1 3d10, ठीक है, 4s1 3d10. तो अब जब ये नाउ कॉपर जो है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Cu+ में जाएगा, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कॉपर का 4s0 3d10, ठीक है. मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन था वो एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकल गया, तो ये निकल गया, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये आ गया, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन को जो जितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो यहाँ पर जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो, ठीक है, IE1 है. एंड सेकेंड फिर क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है Cu+ से फिर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है एंड ये बन जा रहा है कॉपर Cu2+ + 1 इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ArOS0 एंड 3d9. तो अब क्या हो रहा है कि जो 3d10 है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ऑल्दो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये स्टेबल है,
ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे, लेकिन स्टिल वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो हाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हाई, ड्यू टू हाई, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, यहाँ पर हमारा जो IE2 है ये ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई हो जाती है, वेरी हाई। तो यहाँ पर ये एक्वस मीडियम में ये पॉसिबल था कि एक इलेक्ट्रॉन और निकल सकता था क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी हाई थी, लेकिन अब इसके बाद पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब जब जो कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट आएगी वो आएगी एर्गोन 4s0 3d9। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इसलिए जो कॉपर है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 ही हो सकती है। ठीक है, तो रीजन क्या हो गया हमारा, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर कॉपर इज बिकॉज हायर थर्ड आयोनाइजेशन enthalpy required for forming Cu3 plus is not balanced by its hydration enthalpy. So now the next one is Cr2O72 minus, that is chromium oxide. It is a strong oxidizing agent in acidic medium, whereas WO3 is a tungsten oxide and molybdenum oxide are not. So पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्यों जो क्रोमियम ऑक्साइड है दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, जबकि जो टंगस्टन ऑक्साइड एंड मोलिब्डेनम ऑक्साइड्स ये नहीं होते हैं। सो सी हो जाएगा हमारा Cr2O7 2 minus WO3 and MOO3। ठीक है, तो Cr2O7 ये क्या है, दिस इज क्रोमियम ऑक्साइड। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +6। टंगस्टन ऑक्साइड में हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू +6, एंड मोलिब्डेनम ऑक्साइड में भी हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू +6। इट मीन्स कि तीनों का ही जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 ही है। ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि डी ब्लॉक में, ठीक है, जो स्टेबिलिटी होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की वो इंक्रीज करती है। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। इन डी ब्लॉक stability of higher oxidation state increases। तो जब हम ये सारे ही सेम ग्रुप के हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं वो ग्रुप 6 है, ग्रुप 6 इन डी ब्लॉक। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, तो क्रोमियम जो है वो +6 में लीस्ट स्टेबल है, +6 में लीस्ट स्टेबल है। तो एंड जो टंगस्टन है वो हाईली स्टेबल होगा क्योंकि इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ +6। जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है,
increasing stability of +6 oxidation state. So क्रोमियम जो है, क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो इजीली क्या होगा, वो लीस्ट स्टेबल है +6 में, तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा +3 में। तो Cr2O7 जो है वो Cr3 में, यहाँ पर क्या है +6 है, यहाँ पर क्या है +3 है, तो वो इजिली गेट इट विल इजिली गेट रिड्यूस टू द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हेंस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सो सिंस chromium is least stable in +6, get reduced to +3, hence act as a strong oxidizing agent. Now the next one is कि transition metal exhibit higher enthalpies of atomization. तो ये सही है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनकी हायर एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन होती है। सो व्हाट इज एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है। तो एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटल लैटिस एंड गेट फ्री एटम्स, मतलब वो एनर्जी चाहिए होती है हमें जो हमें मेटल लैटिस को ब्रेक करने के लिए चाहिए ताकि जो हमारे एटम्स हैं वो फ्रीली स्टेट में आ सकें। सो enthalpy of atomization amount of heat required to break the metal lattice and get free atoms. So transition metals जो होते हैं they have high effective nuclear charge. Transition metals have high effective nuclear charge and they have greater number of valence electrons. Transition metals have greater number of valence electrons and also they have unpaired electrons. They have some unpaired electrons. तो इस सब की वजह से क्या होता है, they have strong metal metal bonding. Thus they have strong metal metal bonding. So transition metals have greater number of valence electrons. They have unpaired electron. They have strong metal metal bonding. तो क्योंकि इनके पास strong metal metal bonding है, इस वजह से जो एटमाइजेशन की इंथैल्पी है, हमारी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो ज्यादा होती है क्योंकि इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है टू ब्रेक द मेटल लैटिस. सो मीन्स कि हमारा इसका भी रीजन हो गया कि ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन. व्हाई? बिकॉज they have higher metal metal bonding. Next one is why do transition metals have the ability to form the complexes. तो transition metals के बहुत सारे complexes बनते हैं colored, ठीक है. तो क्यों ऐसा होता है कि they form complexes? Because, ठीक है, because they have
because they have vacant d orbitals that can accept electron pairs from ligands. ठीक है, एंड जो ligands हैं they must be the Lewis base. Ligands must be they are the Lewis base, hence they must have at least one pair of non-bonding electron. They must have at least one pair of non-bonding electrons that can be donated to the metal ion. ट्रांजिशन मेटल्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो दे एक्ट एज अ Lewis acids, एंड जो लिगेंड्स होते हैं दे एक्ट एज अ Lewis base because they have the non-bonding electrons and they have the pair of non-bonding electrons and hence ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके वैकेंट डी ऑर्बिटल में एंड कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं. तो इसलिए जो ट्रांजिशन मेटल्स के होते हैं वो दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. सो hope you able to understand all the reasons of the all the questions. So hope you able to understand. So hope you understand it well. Best of luck.